सो हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे कूलम्स लॉ के ऊपर। आज थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे कूलम्स लॉ के ऊपर। ओके, चलो। तो इस समय तो 6 लोग हैं। देखो, अब सबसे पहले एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस लेक्चर में। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखो, फिर बताता हूँ मैं करना क्या। कुछ क्वेश्चंस और लेंगे कूलम्स लॉ के ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, 5 पॉइंट चार्ज ईच ऑफ प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन 5 vertices ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए मीटर, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू -q कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ये बात बतानी है। तो ये है क्वेश्चन। पहले आपको क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद बात करते हैं हम। पहले क्वेश्चन नोट करें आप। ये क्वेश्चन लिख लिया क्या? क्वेश्चन लिख लिया हो तो समझ में भी आ गया होगा। ठीक है। देखो, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उसकी बात करते हैं। 5 पॉइंट चार्ज हैं प्लस क्यू के, और वो रेगुलर हेक्सागन पर रखे हैं। ठीक है भाई। तो चलो, एक हेक्सागन यहाँ पे बना लिया हमने, और इसके 5 वर्टिसेस हैं जहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज को रखा गया है। ठीक है। तो भाई देखो, यहाँ पर एक वर्टिसेस पर तो यहाँ पर रखा गया है प्लस क्यू चार्ज, फिर यहाँ पर दूसरे वर्टिसेस पर रखा गया है। ठीक है। इसी प्रकार से प्रत्येक 5 वर्टिसेस पर ही 5 वर्टिसेस हम ले रहे हैं जहाँ पर प्लस क्यू चार्ज को रखा गया है। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना क्या है इसके बाद, what is the magnitude of force on a point charge value -q placed at the center of the hexagon। तो अब सेंटर पर एक -q चार्ज है। ठीक है। सेंटर पर एक -q चार्ज है, तो उस चार्ज पर हमें इन पांचों चार्ज की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना है। इन पांचों चार्ज की वजह से हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है। चलो करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। -q चार्ज सेंटर पर रखा है यहाँ पर। खुद से फिगर बनाओ और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा, फिर क्वेश्चन को आप फिगर भी बना लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। साइड लेंथ ए सेंटीमीटर, ए मीटर है, सॉरी, साइड लेंथ ए मीटर है। तो कुछ ऐसा फाइनल फिगर दिखेगा।
जो आपको शायद दिख गया होगा अभी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, बात करें अगर हम इस वाले प्लस क्यू की, ये वाले प्लस क्यू की वजह से, ये वाले प्लस क्यू की वजह से फोर्स किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, ये माइनस क्यू है ना, तो माइनस क्यू है तो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, इधर नहीं होगा। एक सेकेंड ना, ये गलत हो गया। ये देखो, ये माइनस क्यू पर इस वाले प्लस क्यू, सबको नाम दे देते हैं। इस वाले वर्टेक्स का नाम है ए, सबसे पहले वाले वर्टेक्स का नाम है ए, फिर इसका नाम है बी, और इसका नाम रख देते हैं हम सी, ऐसे इसका नाम रख देते हैं डी, और ऐसे इसका नाम रख देते हैं ई। ठीक है, तो ये कई सारे वर्टाइसेस हैं जिनको हमने नामांकन कर दिया है ए बी सी डी, और ये वाला हो गया ई। ठीक है, तो ये वाले प्लस क्यू की वजह से, ए वाले प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू पर अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब ए वाला प्लस क्यू माइनस क्यू को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। सिमिलरली अगर डी वाले की बात करें तो डी वाला भी इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, एंड बाई सिमिट्रिसिटी व्हाट वी कैन से कि ए वाला और डी वाले का फोर्स जो होगा वो बराबर होगा माइनस क्यू के ऊपर, बिकॉज चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, सो दीज फोर्सेज विल कैंसिल आउट। मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बी और ई की बात करें तो बी वाला उसको अपने साइड खींचेगा और ई वाला उसको अपने साइड खींचेगा। ठीक है, तो बी वाला भी अपने साइड खींचेगा और ऐसे ही ई वाला भी अपने साइड ही खींचेगा। ये समझे, तो ये भी वापस से सिमिट्रिसिटी की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स ये भी आपस में सिमिट्रिसिटी की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इफेक्टिवली देखो, ए वाला गायब हो गया, डी वाला गायब हो गया, बी वाला गायब हो गया, ई वाला गायब हो गया, इनकी वजह से तो हमने फोर्सेस डिस्कस कर लिए। अब बचा क्या, सी वाला। ठीक है, अब भाई सी वाला बचा है, तो सी वाला ही माइनस क्यू पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो भाई सी वाला ही माइनस क्यू पर फोर्स एक्सर्ट करने वाला है। अब सी वाला माइनस क्यू पर किधर फोर्स एक्सर्ट करेगा, अपनी तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा। तो सी वाला माइनस क्यू पर कुछ ऐसे फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, ये देखो, सी वाला माइनस क्यू पर अपने साइड फोर्स एक्सर्ट करेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इट इज द ओनली फोर्स, और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर से निकाल लेंगे। ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर लगा दो यहाँ पर, तो क्या आंसर आ जाएगा, के क्यू इंटू माइनस क्यू, माइनस क्यू नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज निकालना है अपने को। ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब सेंटर के बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये याद रखना कि सेंटर से, रेगुलर हेक्सागन में सेंटर से वर्टेक्स के बीच की दूरी, चाहे सेंटर से कोई भी वर्टेक्स, चाहे मान लो सेंटर से मुझे ए के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, सेंटर से मुझे बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, सेंटर से सी के बीच की, सब डिस्टेंस बराबर होती है। और वो भी किसके बराबर होती है, जो भी साइड लेंथ होती है, जो भी साइड लेंथ होती है। साइड लेंथ कितनी है, ए, तो साइड लेंथ जितनी भी है ए, सॉरी ए है ये। ठीक है, तो ये ए है, साइड लेंथ ए है, तो ए के बराबर ही ये सेंटर से वर्टेक्स की भी डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ याद रखने वाली बात है, मतलब ये तो मैग्नीट्यूड आ गया ना फोर्स का। अब यहाँ से याद क्या रखना है तुमको, यहाँ से याद ये रखना है कि भाई रेगुलर हेक्सागन में सेंटर से किसी भी वर्टेक्स के बीच की अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो वो बराबर आने वाली है। पहली तो चीज़ ये हो गई, और किसके बराबर आने वाली है, जो भी साइड लेंथ होगी। साइड लेंथ अगर ए है तो ए के बराबर आने वाली है। बात समझे, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। आंसर इज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया हो तो बताओ, फिर आगे बढ़े।
ये सवाल समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया और लिख लिया और सोल्यूशन, तो फिर बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ वी आर हैविंग अ बंडल ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन लिखना है। सो नाउ वी आर हैविंग अ बंडल ऑफ क्वेश्चन ऑन कूलम्स लॉ। एक एक क्वेश्चन कर करके हम चीज़ों को अच्छे से समझने वाले हैं। तो आपको सबसे पहला पहला जो क्वेश्चन है उसको नोट करिए, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी जो समझेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन नोट करेंगे यहाँ पे। हैव यू कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन? देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट्स डिस्कस। देखो पहला क्वेश्चन बोला है कि भाई एक सर्टेन चार्ज है हमारे पास Q, उसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो वी हैव डिवाइड दैट इन टू पार्ट्स विच इज स्मॉल क्यू एंड क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो एक कैपिटल क्यू चार्ज को हमने दो भागों में तोड़ दिया है, क्यू स्मॉल क्यू है और एक कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू है। उसको कुछ डिस्टेंस पे, कुछ फिक्स डिस्टेंस है, उससे हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है भाई। तो वहाँ से सेपरेट कर दिया। अब हमें ये पूछा है व्हाट मस्ट क्यू बी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू टू मैक्सिमाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस। अब उन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए स्मॉल क्यू को क्यू के फॉर्म में, कैपिटल क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये चीज़ें हमें बतानी है, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब देखो इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स सोल्यूशन। पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। खुद से सोचो थोड़ी देर तो। पहले तो थोड़ी देर खुद से ट्राई करो क्या कर सकते हो, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है।
कुछ समझ में आया तो बताना, और नहीं हो रहा हो तो भी बताना, फिर इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के पीछे डिस्कस करेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन लिख लो। आई थिंक क्वेश्चन लिख के ट्राई करो, ठीक है? तुम्हें स्क्रीन पर नहीं देखना है, तुम्हें क्वेश्चन लिख के उसको ट्राई करना है, और उसके बाद देखेंगे हम। और अगर नहीं हो रहा हो 2-3 मिनट दो, नहीं हो रहा हो फिर बताना। सो चलिए अब देख लेते हैं, अगर मान लो कुछ ट्राई किया है तुमने, तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर, पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। सो देखो यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, वन इज कैपिटल क्यू और दूसरा क्या है, एक सेकेंड, दिस इज नॉट कैपिटल क्यू, दिस इज स्मॉल क्यू, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज स्मॉल क्यू, ओके, एंड दिस इज कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। सो देर आर टू चार्ज पार्टिकल। अब देखो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको मैक्सिमाइज करना है, तो पहले पहले तो मैंने फोर्स लिख लिया, एफ इज इक्वल्स टू क्या आ गया, के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ये लिख लिया हमने, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो दो चीज़ें कांस्टेंट है, एक तो कांस्टेंट क्या है, एक तो हमारे पास कैपिटल क्यू कांस्टेंट है भाई, कैपिटल क्यू क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल को हमने ब्रेक किया है। अब उसका उसका कितना तोड़ेंगे, जैसे कोई एक चीज़ है तुम्हारे पास, अब उस चीज़ का तुम कितना कितना तोड़ोगे, आधा तोड़ोगे कि 1/4 तोड़ोगे, कितना तोड़ोगे, ये तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। लेकिन वो एक चीज़ तो कांस्टेंट है, बात समझे, वो एक चीज़ तो कांस्टेंट है। अब देखो ध्यान से, नीचे जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, वो सर्टेन डिस्टेंस बोलने का मतलब है भाई आर भी अपने को कांस्टेंट लिया गया है, ठीक है, आर भी हमने कांस्टेंट रखा है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे डी एफ अपॉन डी क्यू निकाला, मतलब फोर्स को डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू चार्ज क्यू के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भाई देखो ये के तो कांस्टेंट ही है ना, और ये आर भी तो कांस्टेंट है, तो के अपॉन आर स्क्वायर तो बाहर आ गया। वेरिएबल क्या है हमारे पास भाई, वेरिएबल है स्मॉल क्यू, कितने हिस्सों में तोड़ा है ये वेरिएबल पार्ट है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कंडीशन क्या है भाई, फोर्स मैक्सिमाइज होना चाहिए, तो हमारे पास ये एक फंक्शन हो गया क्यू, और ये एक फंक्शन हो गया, ये भी तो वेरिएबल है क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो एक तो क्यू माइनस क्यू हो गया, एक क्यू हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला प्रोडक्ट रूल लगा के डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है ना, मतलब सॉरी फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, तो q का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू q क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सेकंड फंक्शन एज इट इज विच इज कैपिटल q माइनस स्मॉल q, तो ये आ गया, प्लस अभी क्या किया, दूसरे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, तो इस वाले q का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और माइनस क्यू का डेरिवेटिव क्यू के रेस्पेक्ट में -1 हो जाएगा, ठीक है, इनटू सेकंड फंक्शन इज क्यू, सॉरी फर्स्ट फंक्शन, इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रख दिया, बात समझे, बराबर 0 कर दिया, क्योंकि किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज होने के लिए क्या होता है, किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज होने के लिए उसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे डेरिवेटिव 0 कर दिया। अगर हम डेरिवेटिव को 0 कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू, यहाँ पे डेरिवेटिव को 0 करके देखो, यू विल गेट कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू 2q, ठीक है, तो स्मॉल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू बाई 2, बात समझे। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन के लिए, समझ गए क्या, ये क्वेश्चन समझ में आया तो बताओ, नहीं आया तो बताओ। समझ में आ गया हो तो नोट करो इस क्वेश्चन को। लास्ट लाइन क्वेश्चन की क्या नहीं समझ में आ रही बताओ, लास्ट लाइन में क्या है, लास्ट लाइन क्वेश्चन व्हाट मस्ट बी क्यू, स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू के टर्म में लिखना है सच दैट कि दोनों के बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमाइज हो जाए, यही है लास्ट लाइन।
अब बताओ ये समझ में आ गया? समझ में आ गया तो कंफर्मेशन दो, और लिख के भी कंप्लीट हो गया तो बताओ, फिर आगे बढ़े। ओके। अच्छा एक और चीज़ सुनो, अब ध्यान से एक और चीज़ समझते हैं, ये चीज़ समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ था ना, इस पहले वाले क्वेश्चन में, कि एक नंबर है, मतलब नंबर मतलब जैसे क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज को हमने दो पार्ट्स में ही तो तोड़ा है। मतलब यहाँ पे हमने क्यू चार्ज को भाई दो पार्ट में ही तो तोड़ा है। ये ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। ये जो क्यू चार्ज है ना, इस क्यू चार्ज को आपने दो पार्ट में तोड़ा है ना भाई। एक सेकेंड, तो दो पार्ट में तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो एक नंबर है, तुम्हारे पास कोई भी नंबर है एक्स, उसको तुमने दो भागों में तोड़ दिया, ठीक है। तो अब इन दो नंबर्स का सम तो क्या होगा, सम तो वापस से क्या आएगा, कैपिटल क्यू आएगा। तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ जो याद रखना हमेशा के लिए। अच्छा मैं समझा दे रहा हूँ, वेट, ठीक है, पहले इस चीज़ को समझो। मान लो एक कोई भी नंबर है, मान लो कोई नंबर है एक्स, तो उसको दो भागों में तोड़ दिया हमने। एक तो तोड़ दिया एल में, और एक तोड़ दिया एक्स माइनस एल। तो ये दो भागों में मान लो तोड़ दिया हमने इस नंबर को, ठीक है। अब इनके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज होने के लिए मान लो इनका प्रोडक्ट चाहिए हमें एल इंटू एक्स माइनस एल, मान लो ये चीज़ चाहिए हमें। इसका जो प्रोडक्ट है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए, ये चीज़ कंडीशन है हमें। तो प्रोडक्ट को अगर हमें मैक्सिमाइज करना होगा ना भाई, प्रोडक्ट को मान लो हमें मैक्सिमाइज करना होगा ऐसे दो नंबर का जिनका सम कांस्टेंट है। सम कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या है कि एक्स तो हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर है, ठीक है, इसी को तो हमने दो भागों में तोड़ा है, तो इनका सम तो क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर कोई भी दो नंबर का सम कांस्टेंट है तो उनके जो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हाफ पर होती है। हाफ पर होती है मतलब जैसे इन दोनों का सम कितना है एक्स, तो जो प्रोडक्ट की मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो क्या होगी, ये जब ये एल हो जाएगा एक्स बाई टू, और ये एक्स माइनस एल भी एक्स बाई टू हो जाएगा। बात समझे? तो कोई भी नंबर है, कोई भी दो नंबर है, उनका सम मान लो कांस्टेंट है, मान लो वो सी है, जो कांस्टेंट नंबर है वो सी है। तो उन दो नंबर के प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कब होगी, जब प्रत्येक नंबर सी बाई टू होगा और बराबर होगा। इस चीज़ को याद रखना। तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सी स्क्वायर बाई फोर, और वो कब मिलेगी, जब दोनों नंबर बराबर होंगे। इसका मतलब मान लो हमारे पास कोई नंबर है, उसको दो भागों में तोड़ना है सच दैट कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो क्या करोगे, जो भी नंबर है उसका आधा आधा कर दो, तो उसका आधा आधा करोगे तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान दो। एक चार्ज था हमारे पास क्यू, तो क्यू को हमने दो भागों में तोड़ दिया भाई, ठीक है, दो भागों में तोड़ दिया। अब दो भागों में तोड़ा, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बन रहा है भाई, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, के क्यू, है ना, के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू। तो एक नंबर तो ये हो गया और एक नंबर ये हो गया, तो इनका जब प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तभी तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। तो प्रोडक्ट मैक्सिमाइज होने के लिए दोनों नंबर को हाफ होना पड़ेगा। मतलब किसका हाफ, जहाँ से वो टूटे हैं, तो क्यू से टूटे हैं तो दोनों नंबर को क्यू बाई टू होना पड़ेगा। इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू बाई टू होगी। तो कैपिटल क्यू बाई टू होगी तो वहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है भाई, दो चार्ज पार्टिकल है क्यू, क्यू माइनस क्यू, और दोनों के बीच में फोर्स लिख के उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और उसके बाद उसको जीरो कर दिया, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी अगर मैक्सिमम है तो उसका डिफ्रेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, वहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई है।
बस इतना सा काम किया, तो उसको ओवर एम्फेसाइज अब मत कराओ। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी अभी। ठीक है, सो चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। अब ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी हो गया इसमें। सो नाउ राइट क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इसको लिखना है तुम्हें, करो। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेना, फिर बताना, और लिख के थोड़ा देर समझो, ट्राई करो उसे। ये लिख के कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है क्या? मुझे ऐसा लगता है लिख लिया होगा। चलो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इसका सोल्यूशन देख रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है दो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास। समझते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है दो चार्ज पार्टिकल हैं जो आर डिस्टेंस पर रखे हैं, और आर की वैल्यू कितनी है भाई? आर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू पर रखे हैं। अब इनके बीच में जो फोर्स है वो मिनिमम होना चाहिए, ये क्वेश्चन की कंडीशन। तो अब फोर्स का एक्सप्रेशन कितना होगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चार्जेस को क्या ट्रीट किया हमने? Q1 और Q2। ठीक है, तो बताओ फोर्स की वैल्यू मिनिमम कब आएगी? फोर्स की वैल्यू मिनिमम कब आएगी? जब Q1 भी मिनिमम हो और Q2 भी मिनिमम हो। ठीक है, इसी केस में ये फोर्स मिनिमम हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस तो 1 सेंटीमीटर है। तो फोर्स की वैल्यू को मिनिमाइज होने के लिए भाई Q1 और Q2 को मिनिमम होना पड़ेगा। और आप बताओ किसी बॉडी पर कम से कम मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा है, कम से कम बॉडी के ऊपर चार्ज हो सकता है ई, मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो भाई Q1 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? ई। और Q2 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? ई। तो उस केस में एफ भी मिनिमम हो जाएगा, है ना? तो भाई Q1 Q2 को ई रख दो, तो यहाँ पे Q1 इंटू Q2 क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर हो जाएगा। तो K इंटू ई स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो भी वैल्यू रख दोगे तो मिनिमम फोर्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा, दैट इज 2.3 इंटू 10 की पावर -24 न्यूटन। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि कम से कम किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज पॉसिबल है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो बताना, और इसको कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी।
चलो भाई बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन को लिखो, उसको थोड़ा सा प्रोसेस होने दो दिमाग के अंदर। उसके बाद तुम्हें भी, जब तुम्हारा दिमाग भी कुछ आइडिया तुम्हें देना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो एटलीस्ट वो समय आने दो कि थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग तुमको आइडिया दे। उसके बाद फिर कहीं बीच में अटकते हो तो फिर हम देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे यही स्टेप्स चलना है हमें रोज का रोज, ऐसे ऐसे करेंगे, हमें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, ये वाला हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे सामने अब क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो करो इस क्वेश्चन नंबर 3 को, ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला। यहाँ से स्टार्ट करो एन अल्फा पार्टिकल से और यहाँ तक जाना है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन पहले और थोड़ा देर समझो अपने आप से। भाई लिख लिया क्वेश्चन नंबर 3? कुछ समझ आ रहा है, बताना है। चलो देखो, एक अल्फा पार्टिकल है भाई, न्यूक्लियस है हीलियम एटम का, विच वी नो। इसका मास दिया हुआ है इतना किलोग्राम और इस पर चार्ज है इतना कूलम। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन दोनों अल्फा पार्टिकल के बीच में, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल दो पार्टिकल के बीच में कितना होता है, Gm1m2/r²। ठीक है, जब भी कंपेयर करने की बात होती है ना, मतलब रेशियो निकालना है, तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स का रेशियो निकालना है, एक तो K(Q1Q2)/r² का रेशियो निकालना है, और एक Gm1m2/r² का रेशियो निकालना है। तो ये चीज़ करनी है तुम्हें इस क्वेश्चन में। तो
तो एक बार तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और एक बार इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लिख लो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी रखोगे 6.67 इंटू 10⁻11। जी की वैल्यू रखोगे 6.67 इंटू 10⁻11। वो रख के दोनों वैल्यू निकालो, उनको डिवाइड करो और फिर बताओ कितना आ रहा है आंसर। ये करना है तुमको। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एक बार क्या है क्वेश्चन। चलो तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखो दो अल्फा पार्टिकल दिख रहे हैं आपको अपने साथ जो कि आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, के क्यू वन क्यू टू मतलब दोनों चार्ज पार्टिकल सेम है तो क्यू स्क्वायर करोगे, इनके चार्ज का स्क्वायर करोगे तो 3.2 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एफ ग्रेविटेशनल निकाल लो। एफ ग्रेविटेशनल कैसे निकालोगे, जी एम वन एम टू, मास भी सेम है तो एम का होल स्क्वायर कर दो अपॉन आर स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है बस। रेशियो निकालेंगे तो देखो आर की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, आर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, कट जाएगा तो रेशियो निकालेंगे। कंपैरिजन करने का मतलब है भाई रेशियो निकालना है। वैल्यू ऑफ क्यू वन क्यू टू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है भाई, वैल्यू ऑफ क्यू वन क्यू टू, द वैल्यू ऑफ चार्ज इज 3.2 इंटू 10⁻19 और दोनों चार्ज पार्टिकल अल्फा ही है तो दोनों की वैल्यू तो सेम होगी। ठीक है, दोनों चार्ज पार्टिकल की वैल्यू सेम होगी। भाई ये चीज़ समझ में आई। अब दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना। तो डिवाइड करने के बाद तुम्हारी कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में, इसके बाद ये रिजल्ट आएगा कुछ 3.1 इंटू 10⁻35। अब देखो यहाँ से इस रिजल्ट से हम एक चीज़ लिखने वाले हैं, इस रिजल्ट से हम एक चीज़ लिखेंगे। अभी पहले यहाँ तक करो, ये हो जाए तो बता देना, उसके बाद जो रिजल्ट लिखेंगे उसके बारे में मैं लिखा दूंगा। पहले ये चीज़ कर लो, ये कंप्लीट हो जाए तो बताना। ठीक है, सोल्यूशन लिख के। भाई आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया है। चलो भाई हर क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने के। देखो सॉल्व कर रहे हैं मतलब थोड़ी ना होता है आंसर लेके ही आ जाएंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है, ट्राई कर रहे हैं, गलत भी हो सकता है, सॉल्व करेंगे तभी तो गलत होगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अब देखो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने वाले हैं हम, ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जब हमने रेशियो निकाला, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का जब हमने रेशियो निकाला तो देखो कितना ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है भैया, 10⁻35 आ चुका है। समझ पा रहे हो, तुम इमेजिन कर पा रहे हो कितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड की तुलना में भाई बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है भाई, कि जब भी आपके सराउंडिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको दिखता है तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स को mg को इग्नोर कर सकते हैं।
जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को स्टडी कर रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी इग्नोर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट में लिखना है कि ड्यूरिंग कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी इग्नोर्ड। वापस से, ड्यूरिंग कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी इग्नोर्ड। या तो ऐसे लिख लो कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं लेंगे, उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को भूल सकते हैं। बात समझे? तो जब भी चार्ज पार्टिकल्स की बात होगी तो एम जी वेम जी भूल भी सकते हो, जब तक कि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि एम जी कंसिडर करना ही है, नहीं करना या किया है या नहीं, मतलब कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, तो सीधे एम जी को इग्नोर करो, एम जी को भूल जाओ कि एम जी कुछ होता भी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि उसके तुलना में एम जी कुछ नहीं होता। आई होप ये बात समझ में आई। ये बात समझ में आई क्या? ये स्टेटमेंट जो बोला ये समझ में आया? समझ में आने के बाद लिख के बोलो हाँ हो चुका है कंप्लीट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। It's 20 hours. चलो भाई, बहुत बढ़िया। चलो, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। याद रखने का तरीका एक ही है, रेगुलर रिवीजन, नहीं भूल जाओगे सारी चीज़। सो वी आर कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 4। भाई फोर्थ क्वेश्चन लिखना है यहाँ से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से स्टार्ट है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेयर से लेके यहाँ तक लिखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो यहाँ से लिखना और यहाँ से यहाँ तक लिखो। उसके बाद क्वेश्चन को समझो, थोड़ा अपने ब्रेन से प्रोसेसिंग कराओ और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करो। क्वेश्चन लिख के हो गया और समझ में आया क्वेश्चन? भाई लिखना और समझना हो गया हो तो आगे बताओ।
अच्छा मान लो और तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए, जैसे इफ़ यू वांट मोर क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या किसी भी चैप्टर पर, जो भी चैप्टर क्लास में चल रहा हो, यहाँ पर अभी जो भी चैप्टर चल रहा है उसके अगर ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो तुम एक काम करो, तुम टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो अपने सेल फ़ोन में, और टेलीग्राम ऐप पर जी शाइन ई लर्निंग नाम सर्च करो और वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। तो वहाँ पर मैं रेगुलरली नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अपलोड करता रहूँगा उनके पीडीएफ वर्जन में। ये सारा भी जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारा भी पीडीएफ वर्जन में वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, और डेली के बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से कर सकते हो। बाकी कोई बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी किताब मत लो, एक भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चाहिए तो प्रीवियस ईयर जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर रखो, बस इतना करो, बाकी क्वेश्चंस की टेंशन छोड़ दो। ठीक है, क्वेश्चंस हम बहुत सारे करते रहेंगे, और जितने नोट्स में क्वेश्चन रहते हैं उन्हीं को रिपीटेटिव मैनर में बार बार करना चाहिए, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नया करने के पीछे नहीं भागना। 50 किताब तो लेना छोड़ दो, फालतू पैसे खर्च करना बर्बाद करना बंद करो, किताब विताब लेना बंद करो, ज़रूरत नहीं है किताब की, उतना पढ़ भी नहीं पाते हो तुम। और जितनी चीज़ें लिखाई गई हैं उन्हीं को रेपिटेटिव मैनर में काम करना है। एनसीईआरटी रखो, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं। अरे आपने कोचिंग इसीलिए तो ज्वाइन की है कि आपको ये किताब की टेंशन इन सब से आज़ादी मिल सके। ठीक है, हाँ आपका ये सारा कुछ बहुत अच्छे से हो जाता हो, मान लो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है, तो आप फिर नई नई किताबें अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। लेकिन पहले मोस्ट प्रायोरिटी यही है, जो चीज़ें क्लास नोट्स में लिखाई गई, जो चीज़ें क्लास नोट्स के क्वेश्चन हैं उनको पहले देखो अच्छे से। तो चलो अपने फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेयर, दो एक जैसे कंडक्टिंग स्फेयर फिक्स किए गए हैं स्पेस में। स्कूल ओपन होने के बाद भी आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे इसके बारे में नहीं पता, देखते हैं। देखो, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेयर्स फिक्स्ड इन स्पेस, भाई स्पेस में फिक्स कर दिए गए, अट्रैक्ट विद ईच अदर विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, भाई अट्रैक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है भाई, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है 0.108 न्यूटन। ठीक है, जब उनको सेपरेट किया जाता है, मतलब जब उनको 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख दिया जाता है, और ये दूरी सेंटर से सेंटर के बीच में नापी गई। अ थिन कंडक्टिंग वायर देन कनेक्ट्स द स्फेयर, अब दोनों स्फेयर को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाता है। व्हेन द वायर इज रिमूव्ड, अब वायर को रिमूव कर दिया गया तो स्फेयर रिपेल करने लगते हैं। वायर कनेक्ट करने से क्या होगा, चार्ज बराबर हो गए होंगे। स्फेयर रिपल्स ईच अदर विद एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 0.036, कनेक्ट करने के बाद वायर को निकाल दिया, उसके बाद वो रिपल करने लगे, उनके बीच में जो फोर्स हो गया वो है 0.036 न्यूटन। सो व्हाट वर द इनिशियल चार्जेस ऑन द स्फेयर, इनिशियल चार्ज क्या है स्फेयर के ऊपर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, उसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो मान लो दो स्फेयर हैं और उनके ऊपर जो चार्ज है लेट इट बी Q1 एंड -Q2। ठीक है, मतलब Q1 और -Q2 बोलने का मतलब है एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि इनिशियली वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, एफ ओल्ड, मतलब पुराना वाला जो फोर्स है वो कितना लिखोगे यहाँ मैग्नीट्यूड वाइज, तो के Q1 इंटू Q2 लिखोगे, -Q2 लिखोगे नहीं। के Q1 Q2 अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, तो 50 × 10⁻² का होल स्क्वायर ये लिख दिया। और इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में बता रखी है दैट इज 0.108। ठीक है भाई, 0.108 है। अब देखो ध्यान से, ये Q1 इंटू Q2, तो यहाँ से हमने Q1 इंटू Q2 निकाल लिया ये। ठीक है, बाकी इसको इधर भेज दिया, के को नीचे भेज दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो, तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन, तो पहली इक्वेशन जनरेट कर ली। ओके, so we have generated for our first equation, that is Q1 Q2 is equals to something like that। अब ध्यान दो, अब एक स्पेशल बात यह है कि दो स्फेयर को, दो आइडेंटिकल स्फेयर को जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो उनके ऊपर जो भी चार्ज रहता है ना भाई, कोई भी चार्ज है तो वो चार्ज बराबर हो जाता है। जैसे टोटल चार्ज, दोनों स्फेयर पर टोटल चार्ज पहले कितना है, पहले कितना है टोटल चार्ज दोनों स्फेयर पर मिला के, तो दैट इज Q1 - Q2 है ना। तो कनेक्शन के बाद आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों स्फेयर पर, मतलब एक स्फेयर को भाई कितना मिलेगा, Q1 - Q2/2।
इतना एक स्फेयर को मिल जाएगा। तो आफ्टर कनेक्शन करने के बाद जब हम वायर को रिमूव कर देंगे तो भाई पहले वाले स्फेयर पर हमारे पास चार्ज रहेगा Q1 माइनस Q2.2, है ना, और दूसरे वाले स्फेयर पर चार्ज भी इतना ही रहेगा Q1 माइनस Q2.2। इनके बीच की सेपरेशन अभी भी उतनी है 50 सेंटीमीटर। तो जो नया वाला फोर्स है, नया वाला फोर्स अब कितना हो जाएगा, K इंटू Q1 माइनस Q2.2 का होल स्क्वायर, मतलब K इंटू इस वाले स्फेयर पर चार्ज इंटू इस वाले स्फेयर पर चार्ज अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर लिख दिया। वो आ गया यहाँ पे, वो क्वेश्चन में दिया 0.036, तो भाई 0.036 दिया है अपने को। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ से Q1 माइनस Q2.2 का होल स्क्वायर ये निकाल लोगे, ये निकाल लिए, तो ये यहाँ से दूसरी इक्वेशन बना दो, ये दूसरी इक्वेशन दिख गई। ठीक है भाई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो एक तो पहली इक्वेशन बन गई जिसमें हमें Q1 इंटू Q2 की वैल्यू निकल गई, और एक दूसरी इक्वेशन दिख रही है जहाँ पे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर दिखता हुआ लग रहा है ना। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहली वाली इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, Q1 इंटू Q2 बराबर दिस। ठीक है भाई, पहली वाली इक्वेशन से प्रोडक्ट मिल गया चार्जेस का, मतलब Q1 Q2 मिल गया। ठीक है भाई, और दूसरी वाली इक्वेशन जो है उसे ये सारी चीज़ मिल गई, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, समथिंग लाइक दिस, है ना। चलो, तो अब एक फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं तो बता ही रहा हूँ। चलो भाई देखो, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, ये बचपन में पढ़ाया जाता है, और नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो। क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, याद रखना इसको। चलो, तो ये फॉर्मूला लिख लिया। देखो ये फॉर्मूला के बाद क्या है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये जो दिख रहा है तुमको इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, और Q1 Q2 यहाँ दिख रहा है तुमको, ये दिख रहा है ना Q1 Q2, तो Q1 Q2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो Q1 Q2 भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो कुछ ऐसा बन गया। ये यहाँ तक समझ में आया, ये जो चीज़ दिख रही है ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ तो समझ में आई होगी। और फिर ठीक है, उसको किसके बराबर हो जाएगा, भाई इसके बराबर है। कैलकुलेशन तुम्हें खुद से करनी है भाई, कैलकुलेशन वाला पार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ऐसे करते रहेंगे तो हम करते ही रह जाएंगे कैलकुलेशन। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक आ जाएगा इस तरीके से। तो बेसिकली आपने क्या निकाल लिया, यहाँ से ये आ गया, ये आ गया, अब इसके बाद ये आ गया, ये आ गया, यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ से क्या निकला भाई, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर तो निकालना है अभी तक। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर हमारे पास ये आ गया 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये देखो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर ऐसे 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 जितनी चीज़ें की हमने ऐसे ऐसे करते जाओगे ना तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, चलते 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 इतनी दूर अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये हमारी मंजिल है अभी तक की। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचे, अब बस थोड़ी और मंजिल आगे बढ़ाते हैं और Q1 प्लस Q2 को निकाल लेते हैं। तो Q1 प्लस Q2 निकल के कितना आ गया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इतना है तो पता है अभी भी मतलब 12th में आ गए हैं, लेकिन उनकी गलतियाँ कम नहीं हुई हैं। तो मैं बताऊँ, तुम भी ना अगर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12 होगा, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू तुम लिखते 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अबे प्लस माइनस 4 कब लिखना सीखोगे, स्क्वायर को हटाने के बाद। ठीक है, सीख जाओ समय रहते, समय चला जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर भाई यहाँ तक ले आए, है ना। इसका अंडर रूट लोगे तो यही आएगा ना भाई, ये वाले का अंडर रूट लोगे यही आएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी हम जानते हैं, इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये रही भैया। दूसरी वाली इक्वेशन से Q1 माइनस Q2 ऑलरेडी जानते हैं ये चीज़, तो Q1 माइनस Q2 का भी होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो भाई लगे हाथ यहाँ तक पहुँच गए, लो रास्ता यहाँ तक कवर कर लिया हमने, 4 गुणा 10 की पावर माइनस 12 आ गई। अब यहाँ से बस फिर से अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट लगाने पे प्लस माइनस लगाना ना भूलना। तो भाई आ गया प्लस माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा और, तो अब तो तुम अंतिम पड़ाव पर पहुँचने के लिए तैयार हो। तो Q1 प्लस Q2 भी लिख लिया तुमने, देखो Q1 प्लस Q2 ये रहा, और भाई Q1 माइनस Q2 ये रहा। अब बस दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद ये हमारे पास आ गया 2Q1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस
ठीक है, प्लस माइनस जोड़ो, प्लस माइनस में जोड़ोगे तो प्लस माइनस ही आएगा ना। तो +-4 + 2 तो +-6 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ से निकाल लिया हमने Q1 की वैल्यू। देखो कितनी प्यारी सी आई है Q1 की वैल्यू, +-3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और भाई प्यारा सा Q2 भी आ गया। अब Q2 कैसे आएगा, घटा देना दोनों इक्वेशन को। ठीक है, तो ये हमने कर लिया बहुत लंबा सा सोल्यूशन। ठीक है, चलो भाई छापो इसको अब। ठीक है, रुको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं इसको, नहीं दिखे तो बताना। ठीक है, लंबा सोल्यूशन तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बताना जब हो जाएगा यहाँ तक, फिर बताना, फिर आगे और स्क्रॉल कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करो छापना अब। समझ समझ में नहीं आया तो बताना। समझ में नहीं आया हो तो बता देना। और आराम आराम से करना, एक एक स्टेप चलने की ज़रूरत है, कूदने की ज़रूरत नहीं है। लो अब तो बोर हो गए, अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं तो जल्दी जल्दी भगा दें बस अब। तो आराम आराम से करो, एक एक स्टेप चलो, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी।